राधे राधे दोस्तों। और आपका मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही जादू भरी और तरह तरह की कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। मेरे विचार से आपको कहानियाँ बहुत पसंद आती होंगी। देखिए, आज के ज़माने में तो बहुत कुछ साधन हैं, लेकिन जो पहले का टाइम था उसमें बच्चों की जो पारंपरिक जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार से जो है उनको कहानियाँ सुना करके वो उनकी जो मानसिक शिक्षा थी उसको बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाया करती थी। तो देखिए, ऐसी ही एक कहानी है जो कि एक अपनी पत्नी को सुबह शाम एक लात मारने की शर्त रखी राजकुमार ने। तो ये क्या शर्त थी, क्यों रखी और कैसे मतलब ये हुआ, तो पूरी कहानी में आप सुनिए। देखिए, माधोपुर एक नगरी थी, उसमें एक राजा थे सूर्य सिंह। वो बहुत ही प्रतापी और लोकप्रिय राजा थे, लेकिन उनके राजपाट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो सूर्य सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम प्रताप सिंह था, जो कि विवाह के योग्य हो गया था, लेकिन वो बाल हट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह के लिए जब भी पिता या कोई दूसरा उससे कहता तो उसके सामने प्रताप सिंह जो था वो अपनी शर्त रख देता। और वो शर्त क्या थी कि वो जिस कन्या से भी विवाह करेगा उसे सुबह शाम एक एक लात मारेगा। अब इस शर्त पर तो कोई भी कन्या विवाह करने के लिए राजी नहीं होती, कोई बिरली ही होगी जो इस प्रकार की शर्त को मंजूर करेगी। राजा इस चिंता में दिन प्रतिदिन परेशान होता रहता। अब जो प्रताप सिंह था राजा का इकलौता बेटा था, अगर विवाह नहीं हुआ तो उसका राजपाट या वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब यही चिंता राजा को रात दिन परेशान करती रहती थी। लेकिन प्रताप सिंह की शर्त के सामने कोई भी विवाह के लिए राजी नहीं होता। काफ़ी समय बीत गया। अब एक दिन क्या होता है कि एक कन्या थी जिसका नाम उर्वशी था। उसने इस प्रकार की शर्त को और चुनौती को स्वीकार करके विवाह करने के लिए हामी भर दी। अब समय और मुहूर्त देख करके दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया। सभी विधि विधान पूर्ण करके जब दोनों सुहागरात के लिए पहुँचे तो तेज प्रताप ने अपनी जो नवविवाहिता जो पत्नी थी उसको अपनी शर्त याद दिलवाई। भाई, जो प्रताप सिंह था लड़का, राजकुमार था, राजकुमार ने अपनी पत्नी को अपनी शर्त याद दिलवाई और एक लात मारने की बात कही। लेकिन प्रताप सिंह की पत्नी ने कहा कि मुझे आप लात तब मार सकते हैं जब आप स्वयं कमाने योग्य हो जाएं। अभी पिताजी की कमाई पर आप मुझे लात नहीं मार सकते। तो प्रताप सिंह गुस्से से तिलमिला गया और वो जो है सुहागरात के कमरे से बाहर चला गया और राज्य छोड़ करके वो कमाई के लिए निकल गया। सवेरे जब प्रताप सिंह की खोज की गई तो पता चला कि वह कमाई के लिए बाहर गया है। किसी ने ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि उर्वशी ने सभी को रोक दिया था। अब प्रताप सिंह 2 दिन का मार्ग जो तय करके एक राजा के राज्य सुंदर नगर में पहुंचा। वहां उसे अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब प्रताप सिंह को चलते चलते एकाएक दीवार के नीचे लगी चूहों की महफिल पर नजर पड़ती है, जहां से मधुर संगीत बज रहा था। ऐसा संगीत कि जो अभी तक प्रताप सिंह ने ना कहीं देखा था ना कहीं सुना था। वह वहीं खड़े होकर के देखता रहा। वहां चूहों की एक टोली थी। एक चूहा सुरीली आवाज में गाना गा रहा था, दूसरा ढोलक की थाप पर महफिल जमाए हुए था। कोई चूहा हारमोनियम का स्वर लहरियों को छेड़े हुआ था। यही नहीं,
अन्य विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बड़े ही सुगम संगीत का संचार कर रहे थे। ऐसा देखकर प्रताप सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि यह चूहे ऐसा कार्य कर सकते हैं। सभी चूहे अपना संगीत समाप्त कर बिल में वापस चले गए। अब तेज प्रताप उस संगीत को भुला नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफी देर हो गई। वह संगीत उसके कानों से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक उसकी एकाग्रता भंग हुई। सामने महफिल समाप्त हो चुकी थी। वह उठा और कुछ दूर आगे चला। वहाँ नगर में एक नदी थी, उसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। तो प्रताप सिंह उस नदी को पार करने की तरकीब सोच रहा था कि उसके पास एक सियार नाव लेकर के प्रस्तुत हो जाता है। उसने कहा कि कहिए मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? अब तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह क्या, सियार नाव चला रहा है और वह आदमी को बैठाकर उस पार करेगा? वो सोच में पड़ गया। सियार ने पुनः आवाज लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? तो प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है। तो सियार बोला कि आइए, नाव में बैठिए। अब प्रताप सिंह सधे हुए कदमों से नाव पर सवार हो जाता है और कुछ ही देर में वो नदी के पार उतर जाता है। अब उसके सामने तीसरी घटना क्या होती है कि तेज प्रताप ने इससे पहले अजीबोगरीब इस प्रकार की घटनाएं कभी देखी नहीं थी। वह कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था। सामने एक तालाब नजर आ जाता है। उस तालाब पर एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा कपड़ों को धो रहा था। कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देता था। वह कपड़ा वापस जब जमीन पर आता तो सूखकर और अपने आप जो है उसकी तह लग करके वो आता कपड़ा। और तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इस प्रकार से आसमान में कपड़ा उछालने पर सूख कर और तह लग कर आ सकता है। खैर, अब उसे धीरे धीरे आभास हो रहा था कि यह कोई जादुई नगरी है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं सामान्य हो सकती हैं। थकान के कारण वो पेड़ के नीचे बैठ गया और वो हंस हंसनी के चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहा था। हंस हंसनी जो है अपना काम समाप्त करके और वहाँ से उड़ गए। तेज प्रताप वहीं पेड़ की छांव में बैठा रहा। धूप कम होने पर वो आगे की ओर प्रस्थान करता है। अब प्रताप सिंह जब राज्य के मुख्य बाजार में पहुंच जाता है तो शाम हो चली थी। बाजार में रौनक लगने लगी थी। चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे। कहीं खिलौने, कहीं पकवान, कहीं सुंदर रेशमी वस्त्र। पास ही एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसकी टोकरी में 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। यह पहेली प्रताप सिंह को समझ नहीं आई। वह फिर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले उसने 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज देखा ही नहीं था। कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंबे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटना को बताने और सच साबित करने पर उसे मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी हुई थी। अब प्रताप सिंह को अपनी मेहनत की कमाई करनी थी ताकि वो अपनी शर्तों को पूरा कर सके। जो पत्नी को सुबह शाम एक एक लात मारनी थी, वह झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपनी आंखों से देखी सभी चारों घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। राजा बोले, तुम विश्वास से कह सकते हो कि ऐसा हो रहा था? तेज प्रताप बोला, हाँ जी हजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा ने कहा, क्या तुम सब कुछ वो मुझे दिखा सकते हो? तेज प्रताप बोला, हाँ अवश्य, आप मेरे साथ चलें। राजा ने कहा, अगर तुमने नहीं दिखाया तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। अब प्रताप ने कहा कि हजूर, आप चलिए तो सही, एक बार देख तो लीजिए। अगर मैं आपको सच दिखा दूं तो आप मुझे आधा राज्य दे देंगे? राजा ने कहा, अवश्य,
हम वचन के पक्के हैं। तो प्रताप सिंह ने कहा कि तो महाराज जल्दी चलिए, मैं आपको सभी घटनाओं को दिखा सकता हूँ। राजा अपने मंत्री और कुछ दरबारियों के साथ तेज प्रताप सिंह के जो पीछे पीछे चलने लगा। अब प्रताप सिंह जो था एक एक करके सभी जगह जाता है। पहले वो बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। बुढ़िया दूर से सेना आती देखकर घबरा करके वहां से भाग जाती है। तेज प्रताप को वहां बुढ़िया नजर नहीं आती। महाराज यहीं बैठकर बुढ़िया खीरा और बीज बेच रही थी, न जाने कहाँ चली गई। यह घटना तुम्हारी गलत साबित हुई। ठीक है महाराज, अगली घटना दिखाना चाहता हूँ। राजा बोले चलो। वह सभी को लेकर उस तालाब के पास पहुंचा जहां हंस हंसनी कपड़ा धो रहे थे। हंस हंसनी इतनी दूर से राजा और उसकी सेना को आते देख अपनी गठरी बांधी और आसमान में उड़ गए। अब प्रताप सिंह राजा को लेकर जब तालाब पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। प्रताप सिंह सभी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा जहां वो सियार नाव चला रहा था, क्योंकि दूसरी घटना भी उसकी झूठी साबित हो चुकी थी। अब वो तीसरी घटना की तरफ चलता है लेकर के। सियार ने क्या किया, देखा कि इतनी बड़ी सेना को वो आता हुआ देख करके और वो घबरा गया। वो सोचने लगा कि मैं अकेला जीव इतनी बड़ी सेना को कैसे पार करा सकूंगा। विचार करके वो नाव छोड़ करके भाग गया। अब प्रताप सिंह की यह बात भी राजा के सामने झूठी साबित हुई। प्रताप सिंह, तुम्हारी सभी घटनाएं गलत साबित हो रही हैं। तुम्हें हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी आपको बता रहा हूँ। बस अगली घटना को देख लीजिए जहाँ चूहे मधुर संगीत बजा रहे थे, तभी एक एक करके नदी पार गए। अब प्रताप सिंह उन सभी को लेकर के उस दीवार के नीचे पहुंच गए जहां चूहों की मंडली जमा हुई थी। चूहे नाच गाना गा रहे थे, लेकिन चूहों ने भी जब दूर से ढेर सारे लोगों को आते देख करके अपना सारा सामान लेकर के वो बिल में छुप गए। अब तेज प्रताप की जो प्रताप सिंह था, उसकी चारों घटनाओं को जो वो सही साबित नहीं कर पाया। अंत में उसे बिना देरी किए हुए बंदी बना लिया गया। वो अपनी बातों पर डटा रहा, किंतु राजा ने एक बात नहीं मानी और कठोर सजा देने का ऐलान कर दिया। अब जब काफी दिन बीत गए, इधर प्रताप सिंह की जो नवविवाहिता पत्नी थी उर्वशी, वो चिंतित होने लगी। अगर वह कमाई के लिए गया था तो कमाने लगता, तो लात मारने की लालसा में वो तुरंत लौट कर आता, किंतु लगता है उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अब प्रताप सिंह की खोज करनी चाहिए। तो उर्वशी ने क्या किया कि एक सुंदर सा युवक का वेश धारण किया और तेज प्रताप की खोज में वो निकल गई। ढेरों राज्य में तलाश की, किंतु प्रताप सिंह का कोई सुराग नहीं लग रहा था। अब वो उर्वशी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में वो पहुंच गई जहां प्रताप सिंह को कैद किया गया था। उर्वशी ने भी वो सभी चारों घटनाओं को बारी बारी से देखा और खंबे पर लगा उस इनाम के बारे में पढ़ा। जो पोस्टर लगा हुआ था वो भी उसने देखा, जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के लिए दिया जाने वाला था। अब उर्वशी को विश्वास हो गया कि हो न हो प्रताप सिंह को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। यह राजा की कोई चाल है जिसे कोई व्यक्ति सच साबित नहीं कर सकता। अब उर्वशी ने बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य में वो लौट आई। उसने राज्य में आकर उर्वशी ने एक सेना तैयार की जिसमें 1 दर्जन बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 चील और 1 शेर का बच्चा पाला उसने। अब उन सभी को भरपूर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया गया। 1 महीना बीत गए। उर्वशी ने दिन रात एक करके इन सभी को इतना अभ्यस्त कर दिया कि उर्वशी के बताए अनुसार कोई भी कार्य कर सकते थे। जब सभी उर्वशी के आदेश के अनुसार अभ्यस्त हो गए तो उर्वशी उन सभी को लेकर उस राज्य की और राजकुमार के भेष में रवाना हो गई। वो रास्ते में
कोई उससे पूछता, अरे भैया क्या तुम कर्तव्य दिखाने वाले हो? राजकुमार सभी को ना करते हुए यह कहता कि ये तो मेरे सभी पालतू हैं, और इतना कहकर के वो आगे बढ़ जाती। सफ़र पूरा कर उर्वशी जो थी वो सुंदर नगर में वहाँ पर पहुँच गई। अब जो राजकुमार के वेश में जो बनी हुई थी उर्वशी, उसने चूहों के पास जो क्या क्या किया कि बिल्लियों की फौज जो थी वो तैनात कर दी, और उन्हें उसी प्रकार संगीत बजाने के लिए कहकर आगे बढ़ गई। आगे उसे सियार मिला, उसके पास उसने दोनों कुत्तों को तैनात कर दिया, ठीक, और आगे बढ़ गई। अब आगे तालाब के पास में जहाँ हंस हंसनी के जो जोड़े थे जो कपड़ा धो रहे थे, वहाँ उसने क्या किया कि उसने चील जो थी उनको तैनात कर दिया, और शहर पहुंचकर बुढ़िया के पास उसने शेर के बच्चे को तैनात कर दिया, और उनसे ये कह दिया कि इतने मैं वापस ना आऊँ, इतने इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहिए, और ये अपना काम उसी प्रकार से करते रहें। अब वो शहर पहुंचकर बुढ़िया के बच्चे को तैनात करके और वो राज दरबार में जो हाजिर हो जाती है, लेकिन उसने तो राजकुमार का वेश धारण किया हुआ था। आंखों देखी पूरी घटना को साबित करने के बाद कहकर राजा को अपने साथ चलने का आग्रह वो करती है। राजा अपनी शर्तों के अनुसार वो उस राजकुमारी से कहता है कि ताकि बाद में कहना सुनना ना रहे। तो उसने कहा कि राजकुमार पूरी तैयारी के साथ आया था। वह राजा को अपने साथ लेकर के चल पड़ा, क्योंकि वो तो पूरी तैयारी के साथ आई थी ना। अब वो राजा और उसके मंत्रियों को बुढ़िया ने जब दूर से आता देखकर और भागने की कोशिश की, लेकिन शेर का बच्चा पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के तैयार था, उसने बुढ़िया को भागने नहीं दिया। राजा ने बुढ़िया को देख लिया, पीछे खड़े शेर के बच्चे को भी देखा और कुछ समझ गया। आज राजकुमार जो था ये पूरी तैयारी के साथ आया है, किंतु अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था वो राजा, इसलिए उसे अगली जो घटना थी उसको देखने के लिए आगे बढ़ा। आगे तालाब के पास हंस हंसनी को भी राजकुमार ने दिखाया, जो कपड़े धोकर आसमान की ओर उछाल कर फेंकते थे, और वो कपड़ा सूख करके और तह लग करके वो जमीन पर आ गिरते थे। राजा ने वह कर्तव्य भी अपनी आंखों से देख लिया। अब राजकुमार ने आगे जो है राजा को नदी के पास पहुंचा दिया। वहाँ सियार जो था वो नाव चला रहा था। सियार ने राजा और मंत्रियों को बारी बारी से नदी पार करवाई, क्योंकि वहाँ दोनों कुत्ते बैठे थे, उन्होंने उसको भागने नहीं दिया। सभी नदी के पार पहुँच गए। राजकुमार ने दोनों कुत्तों को उसकी चौकसी में लगे रहने का आदेश दे करके आगे बढ़ गए राजकुमार, कि ये भाग ना जाए। अगली घटना चूहों की थी। इतनी बड़ी सेना आती देख करके चूहे भागने की सोच रहे थे, लेकिन 1 दर्जन बिल्लियों का पहरा था। बिल्लियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी और जान से मारने की धमकी भी सुनाई। चूहों की हालत टाइट हो गई, वो संगीत बजाते रहे। राजा ने आकर चूहों के महफिल को भी देख लिया। अब शर्त के अनुसार राजा का पूरा राज्य उस राजकुमार का हो गया, जो वो उर्वशी थी, जो राजकुमार के भेष में थी। राजा ने नौकर चाकर महल सैनिक भी थे, तो राजकुमार ने उसने जो है तुरंत आदेश दिया सैनिकों को कि इस राजा को बंदी बना लिया जाए, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। शर्त के अनुसार राजा अपने आप को और पूरे राज्य को हार गया था। सिपाहियों ने फौरन राजा को बंदी बना लिया। पूरे नगर में नए महाराज की चर्चा फैल गई। सभी नए महाराज से मिलना चाह रहे थे। तो जो उर्वशी थी, जो राजकुमार के भेष में थी, जो अब फिलहाल राजा बन गई थी, उसने सभी बंदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। किंतु इससे पहले वो सबसे मिलना चाहते थे। सभी बंदियों को उनके रिहाई का आदेश सुनाया गया। सभी खुशी के मारे नाचे नाचे घूमने लगे। उन्हें आज़ाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी उन्होंने। तो सभी बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने एक एक करके पेश किया गया। अब जब प्रताप सिंह को
जो उर्वशी जो अभी पुरुष वेश में जो राजा बनकर के बैठी थी, वो प्रताप सिंह को पहचान गई। उसने तत्काल आदेश दिया कि इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक करके रखा जाए। ऐसा ही हुआ। प्रताप सिंह की समझ में नहीं आ रहा था। सभी बंदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की है जिसकी सजा मिल रही है? अब प्रताप सिंह के तो प्राण सूख गए। तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। तेज प्रताप को अतिथि गृह में रोका गया। तो राजा जब अपने दरबार से फुर्सत हो गए तो अकेले में वो अतिथि गृह में प्रताप सिंह से मिलने के लिए पहुंच गए। अब राजा को देखकर प्रताप सिंह ने उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, किंतु राजा के मुख पर एक मुस्कान थी, क्योंकि ये तो वही उर्वशी थी ना, वो उसी प्रताप सिंह की पत्नी थी जो राजकुमार के वेश में थी और फिर राजा बन गई थी। अब उसने क्या किया कि उसने राजा का जो पुरुष वेश था उसको त्याग करके अपने वास्तविक स्त्री रूप में वो आ जाती है। जब प्रताप सिंह इस स्त्री रूप को जानता था वो तो, क्योंकि वो तो उसकी पत्नी उर्वशी थी, तो प्रताप सिंह की आंखों में पश्चाताप के भाव आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को लात मारने की शर्त पर ब्याह लाया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी। अब तेज प्रताप जो प्रताप सिंह था वो ग्लानि के भाव से अपनी पत्नी के चरणों में ज्यों ही गिरकर चरण पकड़ना चाहता था तो उर्वशी पीछे हट गई और कहा, आप मुझे पाप का भागी न बनाएं। यह तो मेरा पत्नी धर्म था, आपकी रक्षा करना मेरा अधिकार ही नहीं धर्म बन जाता है, और आपके ऊपर कोई विपदा आए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो उर्वशी ने फिर से अपना पुरुष रूप जो धारण कर राज्य में ऐलान करवा दिया कि वो स्वेच्छा से अपना राजपाट जो था वो प्रताप सिंह को सौंपकर अपने राज्य लौट जाएगी। ऐसा ही अगले दिन हुआ। पूरे विधि विधान से राजकीय सम्मान के साथ प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राजा को सुंदरनगर का राजपाट सौंप दिया गया। इधर वो जो उर्वशी थी जो राजकुमार बनी हुई थी वो नाटकीय ढंग से वो राज्य से एकदम से गायब हो गई और कुछ दिनों के बाद राजा जो बना हुआ था प्रताप सिंह अपनी पत्नी को राजकीय ठाट बाट के साथ लेने अपने पिता के राज्य जाता है और उर्वशी जो पूरी घटना की नायिका थी वो प्रताप सिंह के साथ अपने नए राज्य में खुशी खुशी चली आती है। बस क्या था, उर्वशी और प्रताप सिंह अपने वैवाहिक जीवन को सुंदरनगर में जीने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।